नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली जरा सा जल्दी से सजा लेते हैं क्योंकि समाचार बहुत बड़ा है और लगातार हैपनिंग है। तो व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको नमस्ते, जय जय सिया राम। व्यालोक जी, ममता बनर्जी हमने देखा बंगाल का चुनाव लगातार दो जगहों पर लड़ रही थी। एक तो बंगाल में लड़ रही थी जहां वो कैसे लड़ी, पहला फेज, दूसरा फेज, और आज जो है पुनर्मतदान हो रहा है 15 पोलिंग बूथों पर, और उसके संकेत हमें मिल गए, बहुत सारी बात हुई। लेकिन एक और जगह ऐसी थी जहां ममता बनर्जी कूद कूद के बंगाल का चुनाव लड़ रही थी। वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही थी। वो चुनाव आयोग के ऑफिस में लड़ रही थी, चुनाव आयोग से लड़ रही थी, और ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। अजय पाल शर्मा का खौफ इतना बैठ चुका है कि उनका प्यारा जहांगीर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा नहीं पता, वो अतीक हो जाएगा कि क्या बचेगा उसका, ये भी अभी 4 तारीख तक किसी को नहीं पता। लेकिन माहौल कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कि ईमानदारों को, अच्छे व्यक्तियों को, सदपुरुषों को तो ज्ञात हो ही जाता है कि मौसम क्या होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सब पहले डिकोड करते हैं वो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। गिरहकट को यहाँ तक कि पुलिस के जीप की आवाज तक पता होती है, और वो चोर, वो अपराधी पुलिस की जीप की आवाज पहचान के बहुत पहले से किनारे हो जाता है। यही स्थिति इस समय तृणमूल, उसके इकोसिस्टम की दिखाई दे रही है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में लताड़ खाने के बाद भी कपिल सिब्बल के कंधे पर सवार होके ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में थी। अब कौन सा केस, अब लोग जानना चाहेंगे। तो दर्शकों जरा सा मैं बता दूं, व्यालोक जी उसकी डिटेलिंग करेंगे। ममता बनर्जी अब काउंटिंग की जंग भी हार चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, ममता बनर्जी जो कि काउंटिंग में एक बड़ा खेल करती थी। कल आपको याद हो, अगर हमने एक वीडियो किया था, जिस वीडियो में हमने ये आशंका जताई थी पुंडीर साहब के साथ बात करते हुए कि जो एक बड़ा खेल इलेक्शन के बाद काउंटिंग के बीच में तृणमूल और ममता बनर्जी करती थी, उसकी इस बार कितनी संभावना है। तो जी हाँ, वो जंग भी हार चुकी है। वो प्लान भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने उनका फेल कर दिया। कैसे फेल हुआ, देखिए। रिकाउंटिंग, सॉरी, जब मतों की काउंटिंग होती है तो वहां पर एक सुपरवाइजर होता है हर टेबल पर, एक उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, उसके बाद जो गणक होते हैं, जो गणना करने के कर्मचारी होते हैं, वो होते हैं। ये सारा कुछ नियुक्तियां करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया कि सुपरवाइजर के साथ ही साथ जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, ऑब्जर्वर होगा, वो केंद्र सरकार का कर्मचारी होगा। अगर वो केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है तो वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कर्मचारी होगा, यानी वह भी केंद्र के पेरोल वाला कर्मचारी होगा। उसी के साथ साथ सामान्य तौर से राज्य सरकार कर्मचारी भी होंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है, जो पावर है, उसमें कर्मचारी कर्मचारी में कोई भेद नहीं होता। कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी होता है, और यही परिभाषा तय है। वो केंद्र का होगा, वो राज्य का होगा। हाँ, बस इतना है, वो पाकिस्तान का नहीं हो सकता, वो बांग्लादेश का नहीं हो सकता, वो इटली और जापान का नहीं हो सकता, वो किसी प्राइवेट दुकानदार का कर्मचारी नहीं हो सकता। राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र का, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमको बताया नहीं गया और केंद्र सरकार के कर्मचारी यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों वो गिनती करेंगे। पलट के सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पूछा कि क्यों नहीं करेंगे आप, हमको ये बता दीजिए, आप आधार दीजिए। और ममता बनर्जी ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट, भले हाई कोर्ट ने ये राहत नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से ये कह दे कि राज्य सरकार के कर्मचारी ही केवल गणना कराएंगे। और यहाँ पर एक बार उनकी कोशिश थी कि वो किस तरह से काउंटिंग में अपना खेल अगर कुछ कर सकती हो तो करें। सुप्रीम कोर्ट जो लगातार कस्टोडियन बन के बैठा हुआ है इस पूरे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का, उसने कहा कि हम आपकी याचिका खारिज करते हैं और आप वापस जाइए। व्यालोक भाई, जी, ममता बनर्जी लगातार लड़ रही है। हार की जंग है या ये जीत की जंग है? सर देखिए, ऐसा है कि ममता जी चुनाव तो हार चुकी हैं। अब मैं खुल के कहने में हिचकूंगा नहीं, ममता जी चुनाव हार चुकी हैं। और ये जितनी बौखलाहट है वो आखिरी दम तक प्रयास कर रही हैं। उनके जज्बे की तारीफ करनी चाहिए, उनके युद्धरत होने की तारीफ करनी चाहिए
कि आखिरी क्षण तक वो पलटवार कर रही हैं। अब देखिए 30 अप्रैल को हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था इसी मसले पर, और उसी दिन उनके वकील भाग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि इसको तुरंत लिस्ट करो। मतलब बंगाल के मसले पर, बंगाल के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट भी कितनी पैनी नजर रखे हुए है, और उन्होंने 2 जजेस की बेंच गठित भी कर दी, और आज 2 मई है, सुनवाई भी हो गई, फैसला भी आ गया। समस्या कहाँ है ममता बनर्जी को? समस्या ये है कि राज्य सरकार के कर्मियों को हटाकर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू के कर्मचारियों को काउंटिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्यों हटाया जा रहा है? और उनको जब मतदान हो रहा था वैसी गतिविधियों से भी दूर रखा गया, यहां तक कि पुलिस को पोलिंग बूथ से हटा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, अभी हाल में बिहार चुनाव जो बीता है सर, उसमें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को हटा दिया गया था, और वहां तो नीतीश कुमार की सरकार थी, तो कहां कोई हंगामा हुआ, कोई बवेला नहीं हुआ। वहां तो इस तरह की कोई याचिका दाखिल नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट बटोरने की एक योजना के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का भी नहीं मसला है, ये विशुद्ध तौर पर चुनाव आयोग का मसला है कि वह एक पूल में से, मतलब एक तरह के लोगों में से वह अपना चुनाव कर सकती है। तो एक पूल में से उसने चुना कि भाई हम पीएसयू कर्मचारी और सेंट्रल कर्मचारियों को लेंगे ताकि उन पर भेदभाव का आरोप न लगे। और कलकत्ता में या बंगाल में वहां के कर्मचारियों की क्या स्थिति है, ये हम लोग देख के भी आए हैं, हम लोगों ने इस पर खूब चर्चा भी की है, और हम लोगों की तो आंखों देखी बात है। वहां पर इतनी सख्ती के बावजूद जिस तरह से ईवीएम पर टेप चिपका दिए गए, 77 बूथों पर पुनर्मतदान की बात आ गई। उसके अलावा जब दिल्ली का मीडिया, वो 12 फीट का मीडिया जिसको आप कहते हैं, तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया, उसकी नजरों में बस ये सुर्खियां बटोरने का उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी को कुछ मिलने वाला भी नहीं है, और वो अपनी इस मुहिम में सफल भी रही हैं। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा हारमोनियम इधर उधर लेकर निकलूंगा तो लोगों ने पन्ने रंगने शुरू कर दिए हैं कि भाई एक बड़े विद्वान साहब हैं, डीयू में लड़कों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या होंगे, बिगाड़ते होंगे। उन्होंने द लायर नाम के एक वेबसाइट पर पूरा 1.5-2 बीघे का एक पोस्ट लिख मारा है, पूरा आलेख लिखा है। और आपको पता है दर्शकों, उसका शीर्षक क्या है? क्या भारत में निष्पक्ष चुनाव कराना अब दूर की कौड़ी रह गया है? ये क्या मजाक है। और उसके पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ये है कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह भाजपा की मदद की। इस पर चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर उस व्यक्ति पर मुकदमा कर देना चाहिए। उसी के दूसरे वाक्य में वह लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को पूरी ताकत देकर भाजपा की पूरी तरह मदद की। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान? लेकिन ऐसा कुछ अगर नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत धैर्य के साथ, चुनाव आयोग भी बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि इन लोगों को शहीद बनने की बीमारी है, विक्टिम कार्ड। हम लोग एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जानते हैं, ये लोग हमेशा विक्टिम कार्ड लेके मौजूद रहते हैं। ममता बनर्जी का यही प्रयास था जिसमें वह पूरी तरह निष्फल हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी चालबाजियों को ध्वस्त कर दिया है। जी ठीक, अभी आपने ये दलायर दवायर जो भी था, इसके उस सज्जन का जो जिक्र किया है, और आपने ये अपेक्षा की कि इस पर चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता, केंद्र सरकार क्यों नहीं लेती। लाइए अवनीश मियन शर्मा इसका संज्ञान लेते हैं। ऐसे 2 कौड़ी के एजेंडा खोरों और ऐसे 2 कौड़ी के बाजारुओं को यह उपदेश नहीं पूछता तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसी हमारी अति व्यस्त संस्थाएं इनको क्या पूछेंगी। इनकी 2 कौड़ की औकात है, और ये कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम के पालतू, जाने दीजिए, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। इसलिए
ऐसे लोगों का तो अब जिक्र भी नहीं होना चाहिए। 2014 से इस देश ने ऐसे लोगों का जिक्र करना छोड़ दिया है। अब ये सालों साल मुहर्रम मनाएं, किसी के उधारी का सिंदूर अपने मांग में लगा के अपने आप को सुहागिन बनने की कोशिश करें, तो फिर इनके दिन इसी तरह कटने वाले हैं। इसके अलावा इनका और कोई वजूद नहीं है। गहलोत जी, मैंने इतनी कड़क प्रतिक्रिया इसलिए दी कि ऐसे बेहूदों का संज्ञान कम से कम हम आप क्यों लें, लेकिन फिर भी हमने लिया। हम इसे 4 जूते मारते हैं, इसे जो करना हो वो उठा के कर ले, चाहे वो लायर का हो चाहे वायर हो। चलिए आते हैं दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बेहयाई देखिए। मैं आपको बेहयाई दिखाता हूं। कपिल सिब्बल ने क्या क्या कुतर्क दिए। कपिल ने कहा कि कुछ आंकड़े तो होने ही चाहिए, प्रत्येक बूथ से आशंका का क्या क्या पता चला, इसका खुलासा नहीं किया है। हमें नहीं बताया कि केंद्र सरकार के तरफ से कोई उम्मीदवार नियुक्त किया जाएगा। अब आप सोचिए जरा, कंगाली केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, अरे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ इलेक्शन कमीशन करता है। जस्टिस बागची ने पूछा कि राजनीतिक दलों से सहमति का सवाल ही कहां उठता है। जवाब सुनिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि लेकिन वे हमें बताते हैं, यहां उन्होंने हमें नहीं बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि सीईओ के बयान में कहा गया कि मतगणना में संभावित अनियमितताओं को लेकर विभिन्न पक्षों से आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, यह राज्य सरकार की ओर इशारा कर रहा है। अब आप सोचिए, ये सारे मैं पढ़ूं, उससे ऊपर जरा चलते हैं कि क्या दरअसल कहा गया। जस्टिस बागची ने कहा कि भाई गलत कैसे ठहराया जा सकता है। मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई भी हो सकता है, विकल्प खुला है। जबकि यह विकल्प खुला है और तो हम ये नहीं कह सकते कि अधिसूचनाओं के नियमों के विपरीत है ऐसा कुछ भी। ये बेहयाई जो लगातार बतियाई गई और बतियाने के बाद जब हाईकोर्ट ने आपको कलकत्ता निराश करके भेज दिया था, हार के भेज दिया था, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और यहाँ सीधे सीधे अब चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन क्या ये चैलेंज सिर्फ इस बात का है कि हम लड़ाई तो हार चुके हैं इसलिए हम रायता फैलाएंगे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, इस पर भी बात करना बड़ा गंभीर है। हमारे यहाँ बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। और जो व्यक्ति वाकई सकारात्मक होता है, जिसके सामने एक लक्ष्य होता है, जिसको अपनी चीजें दिखाई दे रही होती हैं, तो जीत के बाद वो गंभीर होता है और गंभीर होता चला जाता है। भाजपा के खेमे से 2 ऐसी चीजें निकल के आई। कैलाश विजयवर्गीय ने अब एक बार बात की करीब आज सुबह करीब 10:30 बजे। उन्होंने कहा कि देखिए अब जो हो गया वो हो गया, अब तो शांति चैन से रही। शुभेंदु अधिकारी ने भी यही कहा कि तीखापन जितना था वो सब चुनाव में समाप्त हो गया और अब एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा विश्वभवन नहीं होना चाहिए और बदले की भावना नहीं रखी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, शुभेंदु की उस बाइट को मैंने सुना, गहलोत जी, उन्होंने कहा कि 1000-1500 पुलिसकर्मी ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, मेरी भी सुरक्षा होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आम जनता के पास कुछ नहीं है। मुझे शुभेंदु अधिकारी जानते हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रखने की कोशिश करने के क्रम में बयान देते हुए नेता नजर आए, मैं जितना समझ पाता हूं। क्यों? ये ममता बनर्जी और तृणमूल ही हो सकती हैं कि जो चुनाव हारने के बाद भी हिंसा पे आमादा, चुनाव जीतने के बाद भी हिंसा पे आमादा। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं हो सकती और यही वजह है कि बंगाल में अब भगवा रंग की मिठाइयां बंगाली दुकानों में संदेश से लेकर रसगुल्ला तक वो ज्यादा तैयार किए जा रहे हैं। हरे रंग की मिठाइयां, आप सोचिए, कलंक ममता बनर्जी, हरे रंग की मिठाइयां तृणमूल के लिए समझी जाती हैं और वो कम हो रही हैं। इसके अलावा बड़ा बाजार के एक बड़े एरिया में जहां पर रंग गुलाल बिकते हैं, वहां पर अगर 9 कुंटल भगवा अबीर गुलाल इसकी बिक्री हो रही है तो 1 कुंटल मजहबी रंग हरे की बिक्री हो रही है। हालांकि उस रंग पर किसी के बाप का अधिकार नहीं है ना। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ऐसा एक शायर भी हमने देखा था ना। व्यालोक जी, अब जबकि ये जो पुनर्मतदान हो रहा है, इसमें जिस समय दर्शक आप ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग 90% की तरफ मतदान एक बार फिर निकल के चल रहा है और वहीं जाएगा। इस 15 बूथों पर भी 90% से ऊपर पोलिंग होगी। जबकि अमूमन ये होता है कि जब रिपोल होता है तो रिपोल कहाँ होता है? कुछ बवाली वाली जगह पे। जहांगीर नाम का वो जो ल्यारी बना रखा था, ल्यारी के इलाके का जहांगीर, उसका वो पूरा ड्रामा, पूरा भय समाप्त। और अजय पाल शर्मा अभी भी उसी इलाके में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो भय ही था ना सर।
और उस भय को भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने मिलकर दूर किया और जनता निकली। और जनता ने जब निकलेगी तो जाहिर है वह कुशासन के खिलाफ देगी वोट। आखिर क्यों इन लोगों को पता चल रहा है, क्यों इतनी घबराहट है कि राज्य कर्मचारियों को हटा दे रहे हैं, बहुत खराब काम कर रहे हैं? भाई अरे ये एक चीज बहुत और, बार हुआ है। एक बड़ी जी मजेदार चीज मुझे अब याद आई वैलोक भाई। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने दलील रखते हुए ये भी कहा कि दरअसल केंद्र सरकार से बागची साहब ने पूछा कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, कर्मचारी तो कर्मचारी होता है, उसका कोई और पहचान नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा है साहब कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी वो भाजपा को लाभ पहुंचा सकते हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी हमारे टीएमसी वाले हैं। आप सोचिए जरा, ये भी कुतर्क। इस ये सोचना नहीं है सर, ये वो साबित कर रहे हैं। ममता बनर्जी जब स्ट्रांग रूम में जाके 4 घंटे तक बैठती हैं और कुछ कर नहीं पाती हैं, उनका सुबह सुबह अगर शुभेंदु अधिकारी फोटो जारी कर दे रहे हैं, क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने ये सारा काम किया हुआ है। क्यों आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? मतलब आप जो जो कुकर्म कर रहे थे, अब आपको दो ही डर हैं कि या तो वो कुकर्म आप कर नहीं पाएंगे या दूसरी पार्टी वो कुकर्म कर देगी। यही तो तय होता है ना भाई, तर्क तो और यही जबकि सिद्ध होता है। और जबकि कुकर्म एक्चुअल में बंगाल की जनता ने कर लिया है ममता बनर्जी के साथ। जी, और ये वो ये वैसे विवादास्पद वाक्य हो जाएगा आपका, राजनीतिक लेकिन कुकर्म की मैं बात कर रहा हूँ भाई, जी, लोकतांत्रिक कुकर्म की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए। लेकिन इसमें एक और चीज मैं जोड़ूं। देखिए, ये एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक बात है जो मैंने तर्क दिया, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, किताब में बाकायदा लिखा गया है भाई। पार्थ भट्टाचार्य की एक किताब है जो बंगाल की राजनीति पर है, प्रोफेसर द्वैपायन भट्टाचार्य की, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई है, गवर्नेंस एज प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक लेफ्ट इन अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसमें जानते हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल की तथा कथित राजनीति की जो नब्ज पकड़ी है, ये वही नब्ज पकड़ी है जो प्रोफेसर साहब ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके मेहनत की, और हमने आपने 2 दिन बंगाल में रहे हम लोग, उसके पहले भी और उसके बाद भी वही बात बोलते आए हैं कि भाई जब लेफ्ट पावर में आया तो उसने पार्टी को ही स्टेट बना दिया और स्टेट को पार्टी बना दिया। लोग स्टेट की संस्थाओं के पास जाने के बजाय पार्टी ऑफिस जाने लगे, पुलिस स्टेशन जाने के बजाय पार्टी ऑफिस जाने लगे, पंचायत भवन जाने के बजाय पार्टी ऑफिस जाने लगे, और वहीं से सारे मामले निपटने लगे। जब ममता बनर्जी ने पटखनी दी तो उन्होंने उसको और तीव्रता से लागू किया। ये तो डॉक्यूमेंटेड है साहब। तो क्या राज्य के कर्मचारी कहीं ऊपर से उठ के आए हैं? उन्होंने सारे कर्मचारियों को भी तो उसी विधा में निष्णात किया ना। और ये किताब है, गूगल कर लीजिए, जाइए देखिए, पीडीएफ भी कहीं मिल ही जाएगा, इसको पढ़िए और इसमें देखिए। और उसी जो स्टेट को पार्टी और पार्टी को स्टेट बना देना है, उसी सिस्टम पर इस बार प्रहार हुआ है। इस बार वो नहीं हो सका है, इसलिए ये बिलबिलाहट है, ये छटपटाहट है, ये तड़प है, ये दर्द है, ये कष्ट है, ये पीड़ा है। जी बिल्कुल। और वेलोक जी, जैसा दर्शकों हमने बार बार कहा कि बंगाल का ये चुनाव बंगाल ने बंगाल के लिए, बंगाल के मुद्दों पर, बंगाल की जमीन पर लड़ा है और खुद लड़ा है, और इसी बात की प्रतीक्षा थी। 356 से यह मसला कभी हल नहीं हो सकता था। हमने, व्यालोक जी ने कम से कम 50 वीडियो बंगाल पे किए होंगे जब बंगाल के चुनाव का दूर दूर तक पता नहीं था। हमने और व्यालोक जी ने पंजाब की राजनीति पर बहुत सारे वीडियो किए हैं, और हमने हमेशा ये कहा है कि साहब बंगाल को खुद अपने बारे में सोचना होगा, पंजाब को खुद अपने बारे में सोचना होगा, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश ने अपने बारे में सोचा, बिहार ने अपने बारे में सोचा, बाकी प्रदेश अपने बारे में सोच रहे। और अब ये साफ है कि बंगाल ने वो सोच लिया है, और सिर्फ सोचा ही नहीं है, बंगाल ने वो कर दिया है। और मैं एक बार फिर सैल्यूट करता हूं बंगाल के मतदाताओं को कि इन 15 बूथों पर जहां रिपोलिंग हो रही है, वहां भी वही जज्बा, वही उत्साह कायम है। यानी दृढ़ संकल्पित होकर बैठा हुआ है कि अगर 50 बार चुनाव कराओगे तो 50 बार तुम्हें उखाड़ के फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि अब बंगाल जाग चुका है, अपने मुद्दों के लिए जाग चुका है, अपनी समस्याओं के लिए जाग चुका है।
और इसलिए न कोई जहांगीर का खौफ है, न किसी संदेश खाली वाले उस राक्षस का खौफ है, और न टीएमसी के गुंडों का खौफ है। टीएमसी के गुंडे इस समय खुद खौफ में हैं, उनकी सरदारन ममता बनर्जी खौफ में हैं। और सबसे बड़ी सैल्यूट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को, जिसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहता हूं व्यालोक जी से। और अब चुनाव नतीजे आ जाने दीजिए, नतीजे चाहे कैसे भी हों, लेकिन कोर्ट को लेके फिर एक बार हमारी और व्यालोक जी की वो जवाबी कव्वाली शुरू होगी और हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्थिति यह है कि पहले चुनाव हारी, उसके बाद ममता बनर्जी ने मतदाताओं के निगाह से अपनी इज्जत उसको हार बैठी, और अब स्थिति यह है कि काउंटिंग का भी जो मामला और जो काउंटिंग की जंग है, जिसके भरोसे बहुत हद तक बैठी रहती थी ममता बनर्जी, वो भी वो हार चुकी हैं। इसलिए बंगाल के मतदाताओं को ही प्रणाम बनता है। बाकी 4 तारीख को हम एक लंबा लाइव लेके आपके सामने बैठेंगे और सुबह 9 बजे से प्रारब्ध पर लगातार लाइव होगा। मैं प्रयास करूंगा कि सारी चीजें हम, चूंकि अगर गलत साबित होंगे तो भी आपके सामने होंगे, सही होंगे तो भी आपके सामने होंगे। हम वो नहीं हैं कि जो अपनी कही बात के बाद आपसे मुंह छुपा के भाग जाएं। तो जो कुछ भी होगा हम सारे परिवार बैठ के एक साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत विशेष एंगल आज के रात के लाइव 9 बजे में होगा, जहां व्यालोक जी भी होंगे, आदरणीय वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब होंगे, और हम आपको बताएंगे कि असम और बंगाल का चुनाव केवल 2 राज्यों का चुनाव नहीं, बल्कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में इन तमाम जियोपॉलिटिकल स्थितियां, होर्मुज और बाकी चीजों के उत्पन्न होने के बाद किस तरीके से वहां पर भारत के अहित चाहने वाले देशों की नजर है, और ये जलमार्ग एक दूसरे रूप में विकसित होने की तरफ है, और इस पर भारत का पूरा कंट्रोल चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि वेस्ट बंगाल और असम, यहाँ दोनों जगह राष्ट्रवादी सरकारें हों, तो वो होने जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय आप जरा उस पर भी निगाह डालिएगा कि अचानक पहले लंबी लंबी चिट्ठियां पर्यावरण के नाम पर सोनिया गांधी ने लिखा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध में, और अब राहुल उस जमीन पर उतर चुके हैं। और उतरने के बाद वो किसका गेम वहां पर खेल रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि वो इलाका अभी भी भारत के नौसेना से लेके भारत की सेनाओं के जबरदस्त कंट्रोल से अछूता रहे, ये क्या है, और इससे कैसे असम और बंगाल का इलेक्शन जुड़ा हुआ है। रात के 9 बजे लाइव वीरेंद्र नाथ भट्ट और व्यालोक जी के साथ एक बार फिर देखिएगा जरूर। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे। ममता चुनाव हार चुकी हैं और मतदान हारा, उसके बाद रिकाउंटिंग भी हार चुकी है। तो आइए अब चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आगे दीजिए। और हाँ, लाइव आज रात का व्यालोक वाणी पर भी रहेगा, और 4 तारीख को सुबह का लाइव लगातार प्रारब्ध के साथ साथ व्यालोक वाणी पर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बड़ा पैनल रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। हम और व्यालोक जी कोशिश करेंगे कि हम दोनों भाई लगातार 2 एंकर थामे बैठे रहें। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।